गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री इंटू साइन 89 इंटू साइन 88 इंटू साइन 87 डॉट 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 साइन 0 का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ वैल्यू जो दी गई है वो किसकी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और जब किसी भी डिजिट में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, 0 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई दिया गया हो। हमें किसी समबाहु त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 4√3 दिया गया है। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू दी गई है 4√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसल हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो बीच वाले दोनों का मल्टीपल होता है, जैसे 18 30 इन दोनों का जो मल्टीपल होता है इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 30 × 30 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x × 18। यहाँ से अगर इसे काट दें तो 6 बार में ये 3 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगा, हमारा 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक को 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ बताया गया है कि C क्या है, B से 2 गुना तेज है। C क्या है, B से 2 गुना तेज है और B क्या है, A से 2 गुना तेज है। तो अगर हम A और B के बीच का रेशियो देखें तो अगर A 1 होगा तो B हमारा कितना होगा, 2। और अगर B हमारा 2 हो जाएगा तो C हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि B का 2 गुना तेज C है तो C हमारा 4 हो जाएगा। अब इन तीनों की कैपेसिटी मिलाकर 4 दिन वर्क होती है। एक दिन की इनकी कैपेसिटी कितनी है, तो 4 2 6, 6 1 7। एक दिन की इनकी कैपेसिटी 7 है तो 4 दिन में इन्होंने 28 वर्क किया है। और जिसमें एक कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 1 है, तो ये 28 दिनों में ही काम को समाप्त करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन ए है कि 3k - 5 इज इक्वल टू 4096। अब हमें पता है कि 2 टू दी पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1024 2 टू दी पावर 10 की वैल्यू होती है। अगर हम 2 टू दी पावर 11 निकालें यानी कि 10 में एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2048। और 2 टू दी पावर 11 निकालें यानी कि इसमें फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू दी पावर 12 निकालें इसमें यानी कि फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 दूना हमारा 96 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी पता चली, तो इसकी वैल्यू हमें 2 टू दी पावर 12 पता चली, क्योंकि सबको 2 टू दी पावर 10 तक तो लगभग सारे बच्चों को याद रहता है कि 2 टू दी पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। अब यहाँ 4 दिया गया है, इसका मतलब ही है कि 2 बार और
2 से मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन अगर ना समझ में आए तो आप लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी 2 टू द पावर 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 आ गया। अब यहाँ से हमारे 3k माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 12 आ गई। अब a इधर जाएगा, k इधर, a 17 हो जाएगा ऐड होके, और 3 नीचे आ जाएगा। k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17 डिवाइड बाई 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसे और इसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में सेम शेषफल आ रहा है, यानी कि समान शेषफल आ रहा है। अब अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से, 8954 दिया गया है, 9806 दिया गया है, 11297 दिया गया है। अगर हम 5 से यानी कि 125 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 2 ही डिजिट आएंगे। जब इसे 0 से घटाएंगे तो हमारा शेषफल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 आएगा। और अगर हम लोग इसे 5 से घटाएंगे तो हमारे शेषफल का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। क्या क्या आ जाएगा, या तो 4 आएगा या तो 9 आएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ या तो 6 आएगा और या तो हमारा कितना आएगा, 1, यानी कि यहाँ डिफर कर गया। फिर यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, या तो 7 आएगा या तो हम अगर 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा 125 आंसर नहीं हो सकता। अब आइए 0 से चेक करते हैं। अगर 0 से चेक करें, 0 मतलब ये थर्ड से चेक करते हैं, और थर्ड में यहाँ पे 4 आने की संभावना है, यहाँ पे 6 आने की संभावना है, यहाँ पे 7 आने की संभावना है, यानी कि हमारा थर्ड भी आंसर नहीं हो सकता। अब फोर्थ पे चेक करते हैं। फोर्थ पे क्या होगा, यहाँ हमारा क्या है, सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है। इसे कैंसल होने की भी संभावना है कि ये कट के 0 आ सकता है, ए भी 0 आ सकता है, बट ए नहीं आ सकता है। ए अक्सर या तो 1 आएगा या कोई भी विषम संख्या ही आएगी। यहाँ से हम लोग इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, यह भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, यह भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर बनने की संभावना किसे है, तो 213 को है। अब इसके लिए आप लोग इतना नहीं सोचेंगे, आप लोगों का ये यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पर 2 जगह सम संख्या है, 1 जगह विषम संख्या है। संभव नहीं हो सकती कि तीनों जगह सेम आए। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे एग्जाम में करेंगे, यहाँ पे 0 आया, यानी कि ये सारे जो शेषफल होंगे डिफरेंट आ सकते हैं। यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 7 आ सकता है, यहाँ 2, यहाँ 5, केवल 2 वैल्यू कंटेन करती है। कौन कौन सी, 0 और 5, तो भी नहीं संभव है। बट ये जो 3 है ना, ये सारी वैल्यू को कंटेन कर लेगी। 3 एकम 3, 6, 9 सारी वैल्यू को कंटेन कर लेगी, इसीलिए संभावना केवल क्या थी, 213 थी। अब कहा जा रहा है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब अगर हम लोग देखें तो समीकरण के मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 11 पॉजिटिव है, यहाँ 26 है, तो हमें पता है 13 दूना 26 होता है, और 13 में से 2 घटा दिया जाए तो हमारा 11 आ जाता है। अब यहाँ और यहाँ के जो सिंबल हैं इनको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो यहाँ प्लस आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस में 11 आएगा, और प्रोडक्ट होगा तो माइनस में 26 आएगा। अब हमारा जो आंसर बनता है वो क्या होता है, इनके सिंबल को चेंज कर दिया जाता है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया, -13 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों जगह पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आके लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बस एक एक्स का कोफिशिएंट बचेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पर y क्यूब आएगा, 5y क्यूब आएगा।
अब और इधर y क्यूब नहीं आ रहा है, यहाँ भी y क्यूब नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यह 3 घात के साथ आ गया, 3 पावर आ गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। अब यहाँ हम लोग चेक करते हैं, यहाँ हमारा है के स्क्वायर, माइनस में हमारा के हो जाएगा, यहाँ फिर से क्या है, माइनस में के स्क्वायर है, हाँ। और इधर देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर एक के से और मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों के से मल्टीप्लाई होने के बाद के स्क्वायर बनेगा, और यहाँ एक के से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, फिर से के टू द पावर 3 आ जाएगा। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ हमारा पी क्यूब आया, यहाँ पर भी देखिए हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर यहाँ क्यूब आ गया तो क्या इधर भी कोई क्यूब आ रहा है जिससे ये दोनों कैंसल आउट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ अगर के क्यूब आ गया तो इधर कोई के क्यूब नहीं आया जिससे ये कैंसल हो जाए, लेकिन यहाँ पर अगर पी क्यूब आया है तो यहाँ भी पॉजिटिव में पी क्यूब है जिससे क्या हो जाएगा, यह कैंसल हो जाएगा। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी p क्यूब है तो यहाँ पर भी p क्यूब है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ 7p है, p स्क्वायर है, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ 7p है, और यहाँ -18, ये हमारा क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है 5, 15, 23, 26 और 29 का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। और आप लोगों को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एकदम अच्छे से पता है। एवरेज के लिए हम इन सबको ऐड कर देते हैं और जितनी डिजिट हो, 1 2 3 4 5 डिजिट है और 5 से डिवाइड कर देते हैं। यही हमारे एवरेज का फॉर्मूला होता है। आइए एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग एवरेज ही निकालेंगे। करें क्या, हम लोग मान लेते हैं कि इसका एवरेज 15 रहा होगा। अब हम देखेंगे कि यह इससे कितना कम और कितना ज़्यादा है। तो पहला डिजिट अगर हम लोग देखें तो पहला डिजिट हमारा 15 से -10 कम है। दूसरा डिजिट देखें तो 15 से दूसरा डिजिट अगर हम लोग देखेंगे तो 0 आ जाएगा। तीसरा डिजिट अगर देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि तीसरा डिजिट 15 से 8 ज़्यादा है। चौथा डिजिट 15 से 11 ज़्यादा है। पांचवा डिजिट 15 से 14 ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ -10 है और टोटल अंक कितना है, 5 है। 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ -10 है तो यहाँ से 8 चला गया। यहाँ से अगर हम 2 निकाल लें जो कि इससे 10 से कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 9 बच जाएगा, प्लस का 9 बच जाएगा। अब इधर आते हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू 23 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी। और 23 डिवाइड बाई 5 किस में आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4.6 आ जाएगा। हमने जो एवरेज माना था इस एवरेज से कितना ज़्यादा आया है, तो 4.6 ज़्यादा आया है। तो हमारा एवरेज हो जाएगा 19.6। देखिए इसमें दोनों रूल हैं, आप लोगों को जो रूल सही समझ में आएगा आप लोग कर सकते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन आसान है, छोटा है, आप लोग दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसको अप्लाई कीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। पहले तो हो सके थोड़ा सा लगे कि क्या है, बट 2-4 बार ट्राई करेंगे तो हैबिट बन जाएगी। नहीं तो ए है 5 से सीधा डिवाइड कीजिए ऐड करके। अब कह रहा है एक कार का ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जब कोई वाहन चलती है तो जो दूरी उस जिसमें मेजर किया जाता है वो ओडोमीटर ही होता है कि कितना दूरी चला। अगर यह देखना होगा कि यह वाहन कितना दूरी चला तो ओडोमीटर में ही दिखता है, दूरी को मेजर करता है। देखा क्या गया कि जब शुरुआत हुई तो ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो 12,000 थी, लेकिन जब अंत हुआ तो ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो 12,800 थी। इसका मतलब, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं।
एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किमी और यात्रा के अंत में 12,800 किमी दिखता है। यदि यात्रा में 4 घंटे लगे तो कार की औसत गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए हुआ क्या कि ओडोमीटर जब कार की शुरुआत होती है तो ओडोमीटर की रीडिंग 12,000 रहती है, और जब हमारी यात्रा का अंत होता है तो जो ओडोमीटर की रीडिंग रहती है वो 12,800 रहती है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कार के द्वारा टोटल 800 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब ये कहा जा रहा है कि यदि यात्रा में 4 घंटे का समय लगा हो, हमारे पास दूरी है, हमारे पास समय है, तो क्या हम लोग चाल निकाल सकते हैं? तो हम लोग चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। दूरी हमारी 800 थी, चाल हमारा कितना था? 4 घंटा था। लेकिन हमें चाहिए किसमें? मीटर पर सेकंड में चाहिए, यानी कि इसे बड़ा से छोटा करना है। छोटा करना है तो ऊपर क्या रहेगा? छोटा वाला अंक रहेगा 5/18। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से। तो मैं हमेशा से ही याद रखती हूँ कि क्या करना है, यह बड़ा है, किलोमीटर में है, अब इसको छोटा करके मीटर में करना है, तो ऊपर क्या रहेगा? छोटा वाला रहेगा। तो इसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ए हमारा कितना था? 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद इसे अगर हम लोग काट देंगे किससे? 4 ए 2 से काट दिया जाए तो ये हमारा 9 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 500/9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके प्रत्येक 40 किग्रा के स्थान पर 35 किग्रा चीनी बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होंगे? अब देखिए उसने क्या किया है, सामान कितने का दिया है, यानी कि उसका रुपए कितना खर्च हुआ है। तो उसका रुपए जो 35 ग्राम चीनी था, 35 किलोग्राम चीनी था, उतना रुपए उसका खर्च हुआ है। और वो बेच कितने में रहा है? उसका रुपए कितना खर्च हुआ? तो उसका 35 रुपए खर्च हुआ है। और वो पा कितना? 35 रुपए नहीं मान सकते हैं, उसका रुपए 35 किग्रा चीनी के लिए खर्च हुआ है। और इसके बाद वो पा कितना रहा है? वो पा रहा है 40। फिर से ध्यान देंगे कि उसका पैसा कितने पे खत्म हुआ है? 35 किलोग्राम पे, और पा कितना रहा है? 40 किलोग्राम। अगर हम लोग यहाँ से एक मान ले कि 1 किलोग्राम का 1 रुपए है, 1 ग्राम का, फिर भी निकल सकता है, लेकिन आप लोग इसको डायरेक्ट देखिए। उसका खर्च था 35 और वो पा कितना रहा था? 40। फायदा कितने का हुआ था? 5 का हुआ था। तो हमारा आंसर इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7 इंटू 100। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 14.28, क्योंकि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? तो 14.28। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये हमारा -2 डिवाइड बाई 5। ये क्या है? होल टू द पावर -2 इंटू क्या है? इसको अगर हम लोग 2 के पावर में लिख दें तो हमारा 2 के पावर में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 के पावर में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आइए इन दोनों का मल्टीपल है तो इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करके जोड़ देते हैं। जैसे -2 पे कितना हो जाएगा? -2 पे हमारा हो जाएगा -2 प्लस का 8। और यहाँ देखें तो 5 पे क्या हो जाएगा? -2 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 पे 6 आ जाएगा और 5 पे 2 आ जाएगा। अब यह माइनस हमारा हट जाएगा, क्यों? क्योंकि यह है इवन नंबर। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ हमारी वैल्यू 64 आ जाएगी और यहाँ हमारी वैल्यू 25 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये लिखा है 16x² माइनस 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे ध्यान से देखा जाए तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अप्लाई होकर यह वैल्यू हमें मिली है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो ये
4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा प्लस में 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। और जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए यहाँ पुट करते हैं। तो हमारा 16 इंटू 1/x स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा 16 हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। अब एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो यह न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसल आउट, 1 प्लस, और यहाँ 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और यह हमारा 4 एक 4 बचेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सरल कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखा जाएगा तो 3x स्क्वायर बनेगा, यहाँ देखा जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर बनेगा। हमारा आएगा क्या -2x स्क्वायर। ए और ए दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, केवल ए दोनों आंसर हो सकते हैं। अब 11x दोनों जगह सेम है तो हम लोग 11x को नहीं देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे 39 को। तो हमारा यहाँ क्या है, यहाँ -12 है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा -27। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव आंसर हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर यह बन जाएगा तीसरा। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब आप लोगों को पता है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर माइनस 2, और आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब अगर इसे आप लोगों को ना समझ में आए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करते ही हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 2 आ जाएगी, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब यहाँ से ए वैल्यू दिख रही है, इधर जाके ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होके हमारा 14 आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप लोग इसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एक मिनट में आती हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को ये बता चुकी थी इसका डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लोग सीधे निकालते हैं कि अगर x प्लस में 1/x की वैल्यू दी गई हो और हमें x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी रहती है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। इसी से मैं सबसे पहले आप लोगों को बताई थी 14। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है मधु और साइनी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। साइनी और रोजी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा रोजी और मधु मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या होता है, मधु और साइनी मिलकर इसे 20 दिन में करती हैं। दूसरा आता है साइनी और रोजी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करती हैं।
और तीसरा आता है रोजी और मधु मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। अब हम लोग यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो हमें 60 मिल जाएगा और इससे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, इससे 5 बार में जाएगा और इससे 3 बार में जाएगा। अब अगर हम लोग ये कैपेसिटी जो इफिशियंसी इनकी है अगर ऐड कर दें तो 3 + 5 + 4 आ जाएगी और ये टोटल 12 आ जाएगा। अब 12 में क्या है, 12 में जो इन सब की कैपेसिटी है वो 2-2 बार ऐड है। जैसे मधु की 2 बार है, साइनी की 2 बार है, रोजी की 2 बार है। तो अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन तीनों की जो मिलकर जो क्षमता है करने की, जो इफिशियंसी है वो हमारी 6 है। तो अगर ये सब एक दिन में 6 काम करती हैं तो 60 काम कितने दिनों में करेंगी, तो 10 दिन में कर लेंगी। यहाँ आप लोगों को समझ में आया। एक क्वेश्चन सबसे आसान हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं और ये इफिशियंसी 2 गुनी आती है क्योंकि सबकी इफिशियंसी 2 बार जुड़ी रहती है और वहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड करके सबकी इफिशियंसी एक बार की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। जैसे एक बार की इफिशियंसी कितनी होगी, तो वो 6 हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों को सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकालना भी आसान हो जाता है। जैसे मधु और साइनी की कितनी है, 3 है, तो रोजी की कितनी आ जाएगी, अगर टोटल 6 है तो रोजी की 3 आ जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ से साइनी और रोजी की कितनी है, 5 है, तो हमें मधु की मिल जाती है 1 हो जाती है। और यहाँ रोजी और मधु की अगर 4 है तो साइनी की बची है, साइनी की 2 आ जाती है। तो इसे भी हम लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं। बट आप लोगों को इतना निकालना नहीं था, आप लोगों को बस एक दिन में तीनों की इफिशियंसी देखनी थी। जो कितना होता है, इस 12 का आधा 6 हो जाता है और 6 से डिवाइड कर देंगे 60 से तो हमारा 10 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है a + b + c की वैल्यू दी गई है। a कितनी है, a + b + c की वैल्यू 6 दी गई है। ab bc ca की वैल्यू हमारी -2 दी गई है और हमसे वैल्यू पूछा गया है a³ + b³ प्लस में c³ -3abc की वैल्यू। अब आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है a + b + c इन अदर ब्रैकेट a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ ca किसकी वैल्यू होती है, तो यह वैल्यू इसकी होती है। अब हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू a दी गई है, यहाँ से इसकी वैल्यू ये दी गई है। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, तो a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकालनी है। और आप लोगों को पता है ये कैसे निकलेगा, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, a + b + c का स्क्वायर करके। अब यहाँ आता क्या है, यहाँ हमारा आता है a² प्लस b² प्लस c² फिर प्लस में 2ab bc ca आता है। यहाँ से ही हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 36 हो जाएगा। इसकी वैल्यू वहाँ पे दी गई है 2 माइनस ऑफ 2, यहाँ 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में जो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू हमारी 40 आ जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे आप लोगों को क्या करना है, a + b + c की वैल्यू दी गई है तो हम डायरेक्ट इसका जो है स्क्वायर लिखेंगे। जैसे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और इसके बाद हमें पता है कि a² + b² + c² की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारी वैल्यू इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ आ जाएगा हमारा 2 × ab bc ca। इसे भी आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 36 हो जाएगी। इसकी वैल्यू माइनस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -2 दी गई है। इन दोनों से मल्टीप्लाई होके प्लस में आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। और a² प्लस b² प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट करती हूँ।
मैं कैसे करती हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर लेती हूँ, 36 हो जाता है। और ए वैल्यू हमारी इधर आके घटती है तो 2 इंटू टू, जो हमारा एक और 2 होता है उससे और इस 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाती है, 40 आ जाती है। आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हमें वैल्यू कितनी मिली है, इसकी वैल्यू हमारी 40 मिल गई है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ -2 दी गई है और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 6 दी गई है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारी वैल्यू होगी 42, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 252 आ गई। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी होती है और बाद में 50% की वृद्धि होती है। उसे अपने शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आइए सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए कितना हो जाएगा, -40% हो जाएगा। फिर वृद्धि कितने की हो रही है, +50 की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ होता क्या है, ए होता है a प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड बाई 100, जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -40 दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 50 प्लस 50 दी गई है। यहाँ पर एक की वैल्यू -40 है, दूसरी की वैल्यू प्लस में 50 है। तो ये माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, यहाँ हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -40 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। ये दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा और ये माइनस में हमारा 20 आ जाएगा, माइनस में 20 आ जाएगा। तो कितने परसेंट की हानि हुई है, तो यहाँ माइनस आया, इसका मतलब होता है कि हुई क्या है, हानि हुई है। कितने परसेंट की हुई है, तो 10% की हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। 40 रुपए मीटर की दर से इसकी दीवारों और छत को रंगने की लागत बताइए। तो कहा क्या गया है कि 4 दीवार हैं और साथ में छत है, इसकी क्या हो रही है, रंगाई हो रही। तो आप लोगों को पता है 4 दीवार को ही क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। इतना आप लोगों को पता है ना, 4 दीवार को ही क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि किसी भी क्यूबॉइड क्या दिया गया है, ये घनाभ दिया गया है और घनाभ का जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो ये हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ये क्या होता है, तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। तो यहाँ से हम लोगों को क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना मिल जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब छत क्या होगा, सीलिंग और फर्श दो ही चीज बचती है, जो सीलिंग और फर्श दोनों होती क्या है, 2 इंटू एल इंटू वी, जिसमें से हमें फर्श को नहीं लेना है, बस सीलिंग को लेना है। तो हमारा सीलिंग क्या होता है, सीलिंग होता है एल इंटू वी और फिर प्लस में फर्श भी क्या होता था, एल इंटू बी। यही दो बचता है, बट हमें क्या लेना है, बस सीलिंग को लेना है, तो एल इंटू बी हो जाएगा। अब आइए बस वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ क्या है, 2 है, एल की वैल्यू हमारी 15 दी गई है, बी की वैल्यू हमारी 17 दी गई है, एच की वैल्यू हमारी 21 दी गई है। यहाँ पर एल की वैल्यू हमारी 15 और बी की वैल्यू हमारी 17 दी गई है। तो इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 2 32 हो जाएगा। यहाँ 15, यहाँ 15, 15 15 30, यहाँ जो 2 बचेगा वो 32 हो जाएगा, गुणे में 21 हो जाएगा, प्लस में ये 15 और 17 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो होगा क्या, 15 दहिया में 150 हो जाएगा और 2 और बचेगा, 15 दूना 30। तो इसे भी ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 15 सत्ते 105, 15 दूना 30 कह रही हूँ, 15 सत्ते 105 होता है और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू 255 के करीब आ जाएगी। 255, 15 कम 15, हाँ 255 ही आएगी। ये हमारा क्या होता है, इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ।
जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले 10 है ना, तो इस 10 से मल्टीप्लाई करके सीधे मैं 150 कर देती हूँ। फिर इस 7 से मल्टीप्लाई करके 15 सत्ते 105, फिर इसे मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे ये करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ये हमारा 255 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा 21 दूना कितना होता है, 42 होता है, 4 आ जाएगा। 21 तिया कितना होता है, 63 होता है, और 63 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमारा 67 आ जाएगा। और इस 67 में इसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूना 4 आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, 6 दूना 12, 1 13 आ जाएगा। तो ये कितना आया हमारा, 1344। 1344 में हम लोग ऐड करेंगे 255, और 255 ऐड करेंगे 5 5 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा। यह वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारी यह जितना हमें रंगना था उसका एरिया आ गया 1599 मीटर स्क्वायर। कितना आया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर उसे 40 रुपए की लागत लग रही है। 1 मीटर स्क्वायर पर अगर उसे 40 रुपए की लागत लग रही है तो हमें 1599 मीटर स्क्वायर की लागत निकालने के लिए क्या करना होगा, इसी 40 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, 6 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 3 आ जाएगा। 4, फिर 4 पचे 20, 3 23 हो जाएगा। 4 एकम 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस पेशेंस रखिए और पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर देना होता है, क्योंकि इसमें बस मल्टीप्लाई गुणा भाग यही दिया ही रहता है। अब कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज आप लोगों को पता है, जिसमें हमारी आमने सामने की जो भुजा होनी चाहिए वो पैरेलल और बराबर होनी चाहिए। ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इसमें कहा गया है 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात दिया गया है, यह 3 है तो यह 2 है, तो यह भी 2 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका परिमाप 65 है। पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में है और परिमाप 65 सेमी है। इस समांतर चतुर्भुज की 2 छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को पता है, अगर हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना दें और इनकी 2 आसन्न भुजाओं को लिखें तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं और साथ में बराबर होती हैं। तो अगर यह 2 होगा तो यह भी 2 हो जाएगा, यह 3 होगा तो यह भी 3 हो जाएगा। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता क्या है, जो इनके साइड होते हैं अगर हम उनको ऐड कर दें तो वही हमारा परिमाप निकल के आता है। यह अनुपात में था तो हमारा परिमाप कितना निकल के आएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा और 4 4 ये 2 2 4 हो जाएगा। हमारा परिमाप कितना आ गया, 10 आ गया। 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की वैल्यू 65 दी गई है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम 1 की वैल्यू निकालने, तो हमारा 10/65 65/10 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारी वैल्यू 13/2 आ जाएगी। अब कह रही हैं जितनी छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा में प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। तो छोटी भुजा में हम 1 की लंबाई ज्ञात कर देते हैं। अगर 1 की वैल्यू 13/2 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 13/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और छोटी भुजा की लंबाई कितना आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य 4500 रुपये था और लाभ 5% है। अब कह रहा है 5% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि वह जो वस्तु थी वो 20 में खरीद कर 21 में बेची गई। अगर 5% का लाभ होता है तो वस्तु खरीदी कितने में गई, तो 20 रुपये में खरीदी गई और बेची कितने में गई, तो 21 रुपये में बेची गई। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं। ये 20 21 कहाँ से निकाली हूँ, जैसे
वस्तु का अगर 100% होगा तो लाभ कितना हो जाएगा 105%। इसे काट दी हूँ तो ये 20 आ गया है, 21 आ गया है। इसमें बताया गया है कि वस्तु को खरीदी गई है कितने में, 4,500 रुपये में। हमने क्या कहा है कि वस्तु को 20 रुपये में खरीदी गई है, तो 20 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4,500 रुपये दी गई है। तो अगर 20 की वैल्यू 4,500 रुपये है तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 4,500 बटे 20। अब हम 21 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 21 की वैल्यू निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसे करें या पहले 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 पचे कितना होता है, 21 पचे होता है 105। यहाँ हमारा 21 पचे 105 में 5 आ जाएगा, यहाँ 10 कैरी हो जाएगा। 21 चौक कितना होता है, तो 84 हो जाएगा, 84 10 94 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने एट फर्स्ट 21 से 45 में मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा और इसके बाद यह 7 बार में चला जाएगा और यह 2 बार में चला जाएगा और 5 बार में चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है तथा 6 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है कि अगर कोई राशि है तो राशि क्या हो रही है, 3 वर्ष में, इसे पी को कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो 1 माइनस आर अपॉन 100 इज होल टू द पावर 3। यह 3 वर्ष में कितना हुई थी, तो 13,380 हुई थी। यही होता है ना फॉर्मूला, आप लोगों को पता होगा कि जब भी कभी भी मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है तो उसका मिश्र धन कितना होता है, तो इसका मिश्र धन यही होता है जितना मैं लिखी हूँ। होता क्या है, ये हमारी खुद की वैल्यू थी जो पैसा दिया गया था और इसमें 3 वर्ष बढ़ा है तो पी पे आर बटे 100 कितने बार में जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा। तो इससे इसे निकाला जाता है इस फॉर्मूले को। अब आइए ये कितनी बार में हो गया, ये 3 बार में हो गया। अब 6 वर्ष में देखा जाए तो P इंटू 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया 6 की, ये 20,070 रुपये हो जाएगा। अब हम लोग अगर ये जो सेकेंड आया है, सेकेंड को हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ऐसे क्वेश्चन में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट डिवाइड ही करते हैं। तो आइए डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो ये p हो गया 1 माइनस आर अपॉन 100 हो गया, ये कितना हो गया, ये 6 की वैल्यू कितनी थी 20,070 थी। और यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100, यहाँ 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी थी, तो इसकी वैल्यू थी 20,070, इसकी थी 13,380। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से p से p कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, बस बचा 3। कितना बचा है, 3 बचा है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सीधे भाग देते हैं। तो जब पहली बार में ये भाग जाएगा तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारा 9 बच जाएगा। यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ भी हमारा 6 बच जाएगा और यहाँ हमारा 0 बच जाएगा। अब अगर इससे फिर पॉइंट लगा लें, पॉइंट लगा के अगर एक 0 बढ़ा दें और 5 से, वैसे भी देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ हम लोग फिर से किससे भाग दे सकते हैं, किस डिजिट से दे सकते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, एक बचेगा 5 एकम 5 एक 6, यानी कि हम लोग 5 से ट्राई कर सकते हैं। तो आइए 5 से ट्राई करें, तो 5 से अगर ट्राई करेंगे तो 5 बटे 40 हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 19 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15, एक 16 हो जाएगा और 5 एकम 5 एक 6 आ जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा 1 पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी आए, तो 1.5 आ गई। अब हमने एक इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था उसको देखते हैं। ये पहला जो बोला गया है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग फिर से शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि 3 वर्ष में यह वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में यह वैल्यू हमारी
1.1330 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3380 हो जाती है। और इसकी वैल्यू यहाँ दे दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 है। और यहाँ से इसे इधर भेजकर क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। तो 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो इसे हम लोग कितनी बार में ले जा सकते हैं? 8 बार में। तो 15 वट्ठे कितना होता है? 120 होता है। तो 15 वट्ठे 120 होते ही यहाँ बचेगा कितना? तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। 15 वट्ठे 120 में यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा। और इसे फिर से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। तो 15 नवा कितना होता है? 15 नवा 135 होता है। 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 15 दूना 30 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देखिए, मुझे लिखना हर जगह प्लस था और मैं गलती से माइनस लिखते चली गई हूँ। तो इसे आप लोग प्लस कर लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। इसे तेजी फ्लो में मैंने क्या किया? माइनस लिख दिया था। बट आप लोग भी इसको क्या करेंगे? हर जगह प्लस कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।